नमस्कार, मैं हूं तस्नीम खान। आधी दुनिया पूरी बात में आपका स्वागत है। इस शो में हम महिलाओं से जुड़े उन मुद्दों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो उनकी प्रगति में बाधक रहे हैं। उन सामाजिक समस्याओं को सभी के सामने रखेंगे जो आप आज भी रिवाज के नाम पर थोपी जाती है। देखते रहिए इस शो। पर्दा प्रथा। पर्दा या घूंघट एक ऐसी रूढ़ी है जो खास तौर से राजस्थान के अधिकतर घरों की महिलाओं के लिए अनिवार्य सा है। एक पूरे समाज पर थोप दी गई सामाजिक बुराई। ये उन रूढ़ियों में से एक है जिनसे निकलने के लिए महिलाओं की पूरी कौम छटपटा रही है। उसे रिवाज या बड़ों का सम्मान बताकर सामाजिक मान्यता दी जाती रही है। इस घूंघट को संवैधानिक अधिकार के तौर पर जब राजनीति में महिलाओं को लाने के बहाने इस रूढ़ी को तोड़ने का विचार आया था तो उन पंचायतों, जिला परिषदों, निगमों तक में घूंघट भी साथ आ गया। ये किसी से छिपा नहीं कि इसी घूंघट की वजह से गांवों की राजनीति यानी पंचायत राज में महिला जनप्रतिनिधि आज भी हाशिए पर हैं। यानी घूंघट के नाम पर उनके अधिकारों का उपयोग आज भी उनके परिवार के पुरुष कर रहे हैं। इन मान्यताओं का बोझ महिलाएं राजनीति में भी ढोने को मजबूर हैं। ऐसी महिलाओं को घूंघट से बाहर लाने और ये तस्वीर बदलने का जिम्मा कई महिला और पुरुषों ने उठाया। उन्हीं में से एक अभियान की नेतृत्वकर्ता आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मालती गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे इस शो में। डॉक्टर मालती गुप्ता जी के बारे में बता दें कि एक बड़े अभियान के जरिए इन्होंने अपने ही गांव की तस्वीर बदल दी। पर्दे में बंद रहने वाली महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं। अपनी राजनीति भी वो खुद करती हैं। हम बात कर रहे हैं नीमराणा के घिलोट गांव की। यहां के पूर्व सरपंच ने जब बताया कि उनका घूंघट मालती जी के कहने पर हटा और गांव भर की महिलाओं ने इस अभियान में भागीदारी निभाई तो ये एक सुखद पहलू दिखाई दिया समाज का। इसी सुखद पहलू की यात्रा से रूबरू होंगे और साथ ही राजस्थान में पर्दा प्रथा को खत्म किए जाने की कोशिशों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसी पर बात होगी। सबसे पहले सुनते हैं हम पूर्व सरपंच के ये विचार। डॉक्टर मालती गुप्ता जी आई, उनसे मुलाकात हुई, तब उन्होंने सरपंच हमें बुलाया और मेरे साथ में काफ़ी महिलाएं थी घूंघट के में। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी घूंघट के में कौन सरपंच है। तो उन्होंने ऊपर उठाया और हम इस बार घूंघट प्रथा के बारे में समझाया। हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा रहे हैं। गांव में घूंघट ना रहे इसकी कोशिश की, घर घर जाकर महिलाओं को संदेश दिया। घूंघट के कारण ही पहले महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद था। हम इस कार्यक्रम के दौरान घूंघट प्रथा पर एक नाटक का मंचन किया गया। इससे महिलाओं पर काफी प्रभाव पड़ा। महिलाएं अपना काम बाहर निकलती हैं, अपना काम खुद स्वयं कर लेती हैं। हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर जोर दे रहे हैं। घूंघट पूरी तरह से खत्म हो, यही हमारी कोशिश है। तो ये हैं सीमा देवी, पूर्व सरपंच, जिन्होंने पर्दे से बाहर निकलने के लिए किस तरह से इस अभियान का ये हिस्सा बनी और बाकी महिलाओं को भी इस अभियान से जोड़ा ताकि वो घूंघट से बाहर आकर अपना काम खुद करें। तो मालती जी हमारे साथ हैं। आप ही से जानना चाहेंगे कि ये विचार कैसे आया कि आपको अपने गांव की महिलाओं को इस घूंघट से बाहर लाना है। ये विचार तो बचपन से ही हमारे साथ था, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन थी, जब उनकी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने कहा कि हम इनको घूंघट नहीं निकालने देंगे, दुल्हन को घूंघट नहीं निकालने देंगे। तो जिनसे ससुराल वालों ने काफ़ी इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको शादी करनी है मेरी बेटी से तो ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि फिर उनकी जो शादी हुई तो घूंघट हटा के ही शादी हुई थी। तो तभी से बचपन में जब हमें बताया गया, जब हम बड़े हुए कि इस तरह से था, तो तभी से ये विचार हमारे मन में था। लेकिन जब मैं 2016 में अपने गांव में गई तो वहाँ पर मुझे पता था कि महिला सरपंच हैं। तो मैंने गांव वाले सब, क्योंकि हमारे परिवार का वहाँ पर बहुत नाम है और बहुत इज्जत है, तो वहाँ पर सब लोग आए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, हम सरपंच को बुलाते हैं। तो जो सरपंच बोले, मैंने कहा ये तो पुरुष बोल रहे हैं, यहाँ तो महिला सरपंच हैं। बोले ये सरपंच पति हैं और यही सारा काम देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम तो महिला सरपंच जो हैं उन्हीं से मिलना चाहेंगे। तो फिर कुछ 4-5 महिलाएं आईं।
लेकिन उन्होंने सबने घूंघट निकाला हुआ था। तो मैंने कहा भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि इन 5 में से सरपंच कौन है? आप घूंघट नहीं हटाएंगी तो मुझे नहीं पता पड़ेगा। लेकिन वो घूंघट हटाने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद वो मुझे एक कोने में ले गई और फिर एक महिला ने अपना घूंघट हटाया, बोली मैं हूँ सरपंच। और तो मैंने उनका घूंघट, मैंने कहा अब आप नहीं निकालोगे इसको बिल्कुल हटाओगे। तो उस वक्त तो वो नहीं मानी। लेकिन उसी के बाद मैं वापस जब गांव में गई तो 15 अगस्त का दिन था और वो घूंघट निकाल के आई थी। मैंने कहा हमारी चीफ गेस्ट तो हमारी सरपंच होंगी। मुझे बुलाया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट 15 अगस्त को झंडारोहण के लिए, लेकिन मैंने कहा लेकिन चीफ गेस्ट सरपंच होंगी। तो सरपंच वहाँ आई तो जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे थे तो उन्होंने घूंघट निकाला हुआ था। मैंने कहा हम दीप तभी जलाएंगे जब आप घूंघट हटाओगी। तो फिर उन्होंने हल्का सा अपना घूंघट हटाया। तो फिर उस वक्त मैंने गांव वालों से कहा देखिए हमें ये अभियान शुरू करना है, ये बहुत गलत बात है कि आप घूंघट निकलवाते हैं महिलाओं से। और गांव वालों ने कहा हम आपका साथ देंगे। उसके बाद मेरे फादर की जयंती थी 1 सितंबर को, और ये जो हुआ था 15 अगस्त का, वो 2018 के अगस्त में हुआ था। तो 1 सितंबर 2018 को हम उनकी जयंती मनाना था, स्कूल में मनाना था। तो उसमें मैंने कहा कि हम बच्चों से आप एक नाटिका तैयार करवाइए जो घूंघट के ऊपर बेस्ड हो, कि घूंघट का क्या, अगर घूंघट निकालते हैं घर में तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वहाँ से हमने उस अभियान को शुरू किया 1 सितंबर 2018 से। और मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त जब सरपंच आई वहाँ पर फंक्शन में तो घूंघट हटा के आई थी। तो वो जो उसके साथ एक बात और हुई थी कि मैं जब जयपुर से गांव गई बाय कार, तो मेरे साथ जो 2 व्यक्ति थे वो गांव के ही थे, राजपूत परिवार के। तो वो लोग यहाँ जयपुर में रहते हैं लेकिन वो मेरे साथ गए और मैं सारे रास्ते उनको घूंघट के बारे में बातें बताती रही जी। जब हम गांव में पहुँचे तो उनकी वाइफ ने वहाँ पे जाके एकदम घूंघट निकाल लिया। तो मैंने कहा ये आपने क्या किया? अभी गांव के कि नहीं, गांव की सरहद में तो मैं घूंघट निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं आप हटाइए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ। तो उन्होंने घूंघट हटाया और वो भी लेडी भी मेरे साथ ही उस फंक्शन में बैठी रही और घूंघट हटा के बैठी रही। कितनी खूबसूरत बात है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर उससे जूझती हैं महिलाएं। अगर हम इसको किसी का सम्मान बताएं या रिवाज बताएं, लेकिन ये सिर्फ रिवाज के नाम पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि एक पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर खत्म होती है। और जो जैसी तस्वीरें मैंने देखी आपके उस अभियान के, उसमें ये भी था कि ना घूंघट करूंगी ना किसी को करने दूंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत वहां पर विचार हमने देखा। तो घूंघट प्रथा जो हमारे राजस्थान में, पूरे अगर हम भारत की बात करें, देश भर की बात करें, तो सर्वाधिक प्रचलित जो है ये प्रथा, ये राजस्थान में है। राजस्थान के इंटीरियर इलाकों में, गाँव में, शहरों की भी शादियों में भी अगर हम जाएंगे तो वहां पर 90% जो महिलाएं हैं वो घूंघट निकाले हुए देखेंगे। तो आप किस तरह से देखती हैं कि आज जब हम 2022 में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी हम इस प्रथा जो जिससे आजादी के पहले से लड़ा जा रहा है, उससे आज भी हम पार नहीं पा सके हैं? तो क्यों नहीं पा सके? इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उसी दिन फंक्शन में हमने अंगदान महादान का भी कार्यक्रम किया था, अवेयरनेस किया था ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो 3 या 4 गांव के सरपंच वहाँ पर आए हुए थे क्योंकि जॉइंट प्रोग्राम था। तो वहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी थी उनमें से 1 या 2 को छोड़कर सबने घूंघट निकाला हुआ था। तो मैंने कहा हम अंगदान की बात बाद में करेंगे, पहले घूंघट की बात करेंगे। तो ये मैंने महिलाओं से बात की, मैंने कहा क्या आप अपनी इच्छा से घूंघट निकाल के बैठे हैं? तो सबने सिर हिला दिया। तो मैंने कहा फिर आप हटा दीजिए। तो वहाँ जो पुरुष बैठे थे तो वो कहने लगे, उनके सामने वो कैसे हटाएं? मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप घूंघट हटा दीजिए। और आप उस तस्वीर में देखेंगे कि इस 2 मिनट के वार्तालाप के बाद तकरीबन सभी महिलाओं ने घूंघट हटा लिया और कहा कि अब हम घूंघट नहीं करेंगे। तो ये तो बात उसकी, तो ये एक जो विचार उनके मन में आया, इसका ये मतलब, तो एक सरपंच ने खड़े होकर कहा कि देखिए ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को हमको नहीं तोड़ना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये हमारी परंपरा होती तो जितनी भी हमारी देवियां हैं वो सब घूंघट में होती।
बिल्कुल। तो वो उनकी तस्वीरें, मैंने कहा आपने दुर्गा जी को देखा या लक्ष्मी जी को देखा या सरस्वती जी को देखा कि उन्होंने घूंघट निकाला है कभी, या आपने जो पुराने अब जो हमारे जितने भी रामचरितमानस हैं या रामायण के जितने भी हैं, कहीं भी आपने देखा, द्रौपदी को देखा घूंघट में, किसी को देखा आपने घूंघट में, तो मुझे बताइए। दूसरी बात मैंने जो उनसे कही और जो सबको महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप घूंघट इसलिए निकलवाते हैं कि पुरुषों की निगाह से वो दूर रहें, पुरुषों की निगाह उन पर ना पड़े। तो घूंघट किसको निकालना चाहिए? पुरुषों को निकालना चाहिए। निगाह तो उनकी खराब है, तो महिला क्यों घूंघट निकालेगी? तो ये बात महिलाओं के मन में घर कर है और उन्होंने इस अभियान का पूरा साथ दिया। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ जो एक सरपंच थे पुरुष, उन्होंने कहा कि यह हमारी परंपरा है। ठीक इसी तरह अभी पिछले पंचायती चुनाव में मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं से ये अपील की थी कि आप बिना घूंघट के वोट डालने के लिए आए। गांवों की सरकार जब चुनी जाए तो आप बिना घूंघट के वोट डालने आए। तो इसका विरोध करते हुए महिलाएं घूंघट निकाल के गई और उन्होंने ये कहा कि ये हमारी परंपरा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो महिलाओं की ये सोच उनके पास कहां से आई? ये महिलाओं की जितनी भी ये इस तरह नेगेटिव सोच हैं वो सब पुरुषों की दी हुई हैं, ये मेरा मानना है। ये क्योंकि जो भी प्रतिसत्तात्मक होती है बातें वो सब पुरुषों की तरफ से ही आती हैं और महिलाएं उसको ग्रहण कर लेती हैं, या तो मजबूरी में या किसी और भी कारण से। तो ये महिलाओं को एक शक्ति देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये परंपरा है नहीं, ये थोपी गई है, ये भगवान ने नहीं बनाई। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हाँ, मेरी इच्छा है तो मैं ज़रूर करूं, लेकिन ज़बरदस्ती करवाना, उसके लिए उसको एक परंपरा बना देना, उसको रूढ़िवादी बना देना, ये गलत है। हम यहाँ पर हमारे समाज की ओर जब देखते हैं, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर जब हम समाज की ओर देखते हैं तो ये घूंघट कई स्तरों में हमें दिखाई देता है। कुछ तो वो महिलाएं हैं जो हमें सड़कों पे दिखाई देती हैं या किसी भी आयोजनों में दिखाई देती हैं जो घूंघट निकाल कर आती हैं। कुछ वो महिलाएं हैं जो कभी घर की चौखट से बाहर आई ही नहीं, यानी वो पर्दे में है। कुछ वो महिलाएं हैं जिनकी आवाज भी जो है पुरुषों तक नहीं पहुंच सकती। तो ये स्तर कितने उलझे हुए हैं, या इन उलझनों से हम कब जो है निकल पाएंगे? इनको निकलना मुश्किल मैं इसलिए नहीं मानती, हालांकि वो प्रोसेस स्लो है, लेकिन ये जो विचार, जितने भी विचार जो हमारे मन में हैं या आते हैं, वो तब आते हैं जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। तो हमें ये जो बदलाव लाना है, ये तब लाना है जबकि बच्चा माँ के गर्भ में होता है या माँ प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं। उस वक्त उनके क्या विचार होते हैं, वो विचार बच्चों में आते हैं। मुझसे एक बार सवाल पूछा गया था कि आप इतना संघर्ष कैसे करती हैं? मैंने कहा मैं संघर्ष नहीं करती, मेरे इसलिए करती हूँ, अगर संघर्ष आप इसको मानते हैं तो ये तो मेरी लाइफस्टाइल है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश में था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो इतना बड़ा चैलेंज था, तो सारी विचार जो धारा थी वो संघर्ष पे ही थी कि कैसे इस संघर्ष से हम पार पाएंगे, कैसे हम अपनी आज़ादी लाएंगे। तो वो विचार मेरे मन में तभी आए होंगे और मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ के साथ जीती हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर हमें वास्तव में बदलाव लाना है, ये सब जो हम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये तो ज़रूरी हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमें बदलाव लाना है तो जो ख़ास तौर से बच्चा जब गर्भ में, तभी चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बदलाव मानसिकता हमें लानी है पुरुषों की। जब पुरुषों की मानसिकता बदलेगी तो महिलाओं की अपने आप बदलेगी, वो अपने आप खुल के बोल सकेंगी, अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि बदलाव लाना मुश्किल नहीं है, प्रोसेस स्लो है, लेकिन 100% सक्सेसफुल है। तो दिक्कत घूंघट या पर्दा नहीं है, इससे महिलाओं की शिक्षा, नौकरी, प्रगति पर असर होता है। और किस तरह से असर होता है, या आज का यूथ इस बारे में क्या सोचता है, क्या मानता है, जानते हैं उन्हीं से। पर्दे का मतलब राजस्थान में ये माना जाता है कि अगर कोई लेडी अपने इन लॉज के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने पर्दा कर रही है
तो वो उनको रेस्पेक्ट दे रही है, वो उनको इज्जत दे रही है कि हाँ आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपको इज्जत दे रही हूँ। और अगर किसी ने घूंघट ऊपर किया तो इसका मतलब ये है कि उसको रेस्पेक्ट देना नहीं आता, उसको रहना नहीं आता। बट मेरा ये मानना है कि पर्दे से किसी का रेस्पेक्ट देना नहीं होता है। अगर कोई रेस्पेक्ट देना चाहे तो वो पर्दा उठाकर आपसे अच्छे से बात कर सकता है, और अगर किसी को रेस्पेक्ट नहीं देनी तो वो पर्दा लगाकर भी आपको कुछ गलत वर्ड्स बोल सकता है। तो पर्दे का मतलब रेस्पेक्ट देना नहीं होता। मैम आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत ही बड़ा सोशल इविल है, और इसका बहुत ही डीप रूटेड एग्जिस्टेंस है जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है, और बहुत ही मुश्किल से, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सोसाइटी में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। और ज्यादा चेंजेस लाने के लिए मुझे लगता है कि जिसके साथ ये हो रहा है, जो विक्टिम रहता है पर्दा का, उसे सबसे पहले खुद एक स्टैंड लेना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि व्हाटएवर एक चेंज होता है इट स्टार्ट्स विद यू। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पर्दा की प्रथा खत्म करने के लिए अगर एक एक औरत जिसके साथ भी ये होता है वो खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देगी तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत आ भी चुका है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आज जैसे कि सोसाइटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, जितने अपॉर्चुनिटीज एक आदमी के लिए हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज एक औरत के लिए भी हैं। तो अगर उसमें बीच में वो चीज़ आती है कि बीच में पर्दा है, नहीं आप उसको हटा सकते, जबकि मेरे ख्याल एक इंडिविजुअल थॉट होना चाहिए कि किसी को अगर पर्दा रखना है तो वो रखेगा, जिसको नहीं रखना है वो नहीं रखेगा। लेकिन जिसको नहीं रखना है उसको आप ये फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें कुछ बाहर जाके करना है तो पर्दे के साथ ही करना पड़ेगा। ये कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से फिर आप एक सप्रेस कर रहे हो और एक उनके लिए एक रेसेसिव ट्रेट खड़ा कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी हद तक। तो मेरे ख्याल ये खत्म होना चाहिए। मैम बात ये है कि पर्दा प्रथा जो है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बाधा होती है। लड़कियां पर्दे के साथ भी करने को सब कुछ कर सकती है, बट ये एक इंडिविजुअल सोच होनी चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि उसको लगाना है तो ये उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसको मना नहीं करना चाहिए। बट जो इंसान नहीं चाहता, उसको लगता है उसके लिए बाधा है, तो उसको बोल नहीं देना चाहिए कि आप पर्दा रखो, या ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होना चाहिए। ये सबका अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए, किसी के ऊपर भी थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर हम कल्चरली जाएं, हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो पर्दा जो है पुराने टाइम पे जो जैसे राजपूती घर होते थे, राजा महाराजाओं के घर होते थे, तो कई ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे महारानी को किसी से बात करनी होती थी, सेनापति से या किसी से, तो फिर बीच में पर्दा लगवाया जाता था, उसके बाद वहाँ पे बात होती थी। तो वहाँ पे सब अपनी इच्छा से होता था। तो आज के टाइम पे भी इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है कि पर्दा है तो फिर वो पर्दा रहना चाहिए, और अगर इच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मेरे से पहले लोगों ने कहा, वो किसी चीज़ का सबूत नहीं देता है, वो रिस्पेक्ट का भी सबूत नहीं देता है, वो किसी के व्यवहार का भी सबूत नहीं देता है कि वो बदचलन है, पर्दा नहीं लगाती है, फिर ऐसे ऐसे सब बोले जाते हैं, वो सब भी उसका भी सबूत नहीं देता है। जो जैसा रहना चाहे, जो जैसे कपड़े पहनना चाहे इसके टाइम पे वो पहन सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि युवाओं का कहना है कि ये एक इंडिविजुअल थॉट होना चाहिए कि जिसे करना है वो करे, जिसे ना करना है वो ना करे। लेकिन मालती जी, आपसे ये सवाल है कि क्या महिलाओं को इस बात की इजाजत है कि वो इस पर्दे को लेकर अपना जो विचार है उसके मुताबिक वो रिएक्ट कर सके? अगर वो नहीं करना चाहती तो वो ना करे, ऐसा क्या उनको इजाजत है हमारे समाज में? बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। किसकी इजाजत लेनी है ये बताएं आप पहले, किससे उनको परमिशन लेनी है? ये उनका खुद का स्टैंड होना चाहिए, उनको खुद की समझ होनी चाहिए, उनके खुद के जो भी उनको करना है उनको पूरी फ्रीडम होना चाहिए। अगर पुरुष को फ्रीडम है तो महिला को क्यों नहीं फ्रीडम है? तो ये बात वो महिलाएं किस तरह से समझें कि ये उनकी फ्रीडम है कि वो अपने लिए फैसले ले सकती हैं, जबकि हम देखते हैं कि महिलाओं को फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है, और अपने लिए तो कतई नहीं। तो ये फैसले लेने का अधिकार हम उन्हें किस तरह से दिला सकते हैं, जबकि संविधान तो पहले से ही दे चुका है। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि संविधान में ऐसी कोई रोक है ही नहीं। तो जब संविधान में रोक नहीं है तो उस संविधान के तहत ही हम अपना हक मांग सकते हैं। उसी के लिए ये जो डोर टू डोर प्रोग्राम जो हमारे गांव में हुआ और जो इतना सक्सेसफुल हुआ है वो ज़रूरी है। तो इस तरह के जब कार्यक्रम वहाँ जो रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ जब होंगे तो मैं समझती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा अभी आपने अपने यूथ के मुँह से सुना, वो बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं कि अगर उनकी इच्छा है तो करें और नहीं तो नहीं, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं समझती हूँ कि जो विचार यूथ के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली वो चेंज तो आएगा ही।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने अपने एक गांव की तस्वीर बदली है घिलोट की, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी हर महिला तो ऐसा नहीं कर सकती जो आपने कर दिखाया है, तो सरकार के स्तर पर क्या कुछ होना चाहिए इस रूरल एरियाज में या ऐसी जगहों पर जहां पर ये ज्यादा प्रचलित है? सरकार की तरफ से क्या कुछ होना चाहिए? सरकार की तरफ से ये अभियान चलाए जाने चाहिए। उनको जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके साथ मिलकर इन अभियानों को चलाना चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जितने भी जैसे आशा वर्कर्स हैं या इस तरह के जो वहाँ पर जो नेटवर्क बना हुआ है सरकार की तरफ से, पंचायत का, ग्राम सभा का, उसमें सरकार के जो अफसर हैं या वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस पर इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि सरकार की नीति में आना चाहिए ये। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल अनाउंस किया हुआ था कि हमें पर्दा मुक्त प्रदेश बनाना है, पर्दा प्रथा मुक्त प्रदेश बनाना है, तो वो सरकार के लेवल पे अगर होगा और साथ में सिविल सोसाइटीज़ जुड़ेंगी तो डेफिनेटली चेंज आना है। बिल्कुल, मैंने तो खुद 2 बार मंच से उनसे सुना है मुख्यमंत्री से, जब वो पर्दा प्रथा मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के साथ हाल ही में बजट को लेकर उनकी बातचीत हुई है, लेकिन ऐसी कोई नीति जो है सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है, और ना ही सिविल सोसाइटी जो है वो अब तक इस बारे में किसी तरह का उनको दे पाई है सुझाव कि ऐसी नीति कोई आए जो हमें इस प्रथा से मुक्त करे। तो ऐसा क्यों? मैं समझती हूँ कि थोड़ा इंडिफरेंस है शायद, उसको जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने इंडिविजुअल लेवल पर किया गांव में, तो एक व्यक्ति अगर जाकर गांव में और ये बदलाव ला सकता है तो डेफिनेटली ये बदलाव आ सकता है। सरकार की नीति बने तो बहुत अच्छी बात है और बननी भी चाहिए, और अगर नहीं बनी तो हम इस चीज़ को आगे लाएंगे, इस मुद्दे को सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से भी आगे लाएंगे कि आप इसको उठाइए, इसकी नीति बनाइए। इतनी सारी नीतियां बनती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, एक इस तरह का इस पर रोक लगाने को लेकर भी ऐसा कोई विचार होना चाहिए कि कोई अधिनियम बने। हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इस पूरे पर्दा प्रथा या घूंघट पर हम बात क्यों कर रहे हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कुछ समय पहले की ये खबर है कि जब पत्नी ने घूंघट नहीं निकाला तो उसके साथ घरेलू हिंसा होती है। उसके साथ हिंसा करते करते अपनी बेटी को ही किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो हत्या आरोपी बन गया अपनी ही 3 साल की बच्ची को लेकर। तो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की हम यहाँ पर बात करें, नेशनल फैमिली सर्वे की हम बात करें, तो सिर्फ 1% महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस तरह के रिवाजों के नाम पर जो घरेलू हिंसा झेलती हैं। उनमें से सिर्फ 1% महिलाएं जो है वो मदद मांगती हैं, वो चाहे पुलिस से उनकी मदद मांगी हो, चाहे किसी एनजीओ से मदद मांगी हो, चाहे आस पड़ोस से मदद मांगी हो। तो आप देखिए कि जब एक महिला घूंघट के पीछे इस हिंसा का शिकार हो रही थी तो उस वक्त आप यकीन जानिए कि 99 और महिलाएं जो हैं वो इसी तरह की घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, क्योंकि सिर्फ 1% महिलाएं जो है वो मदद मांगती हैं। तो महिलाएं किस तरह से इस हिंसा का प्रतिकार करें, किस तरह से करें? सबसे प्रतिकार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो घर में इस बात को समझाएं और कहें कि इंसिस्ट करें कि हमें घूंघट नहीं निकालना है। इस पर देखिए उनकी हेल्थ पर भी असर आता है। जब घूंघट निकाल के रखते हैं तो एक जो नकारात्मक विचार उनके अंदर होता है, क्योंकि घूंघट जबरदस्ती निकाला जा रहा है, उनकी इच्छा नहीं है, तो जो नकारात्मक विचार उनके मन में आते हैं घूंघट निकालने से वो उनकी हेल्थ पर भी असर डालते हैं। तो इस चीज़ को हम महिलाओं को समझाएं और उनसे कहें कि आप खुद इसका प्रतिकार करें। अगर सरकार की नीति आएगी तो उनको संबल मिलेगा उस प्रतिकार को करने। बिल्कुल, सरकार की नीति के साथ संबल मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि आपने जब गांव में ये बदलाव लाया, गांव की अब चूंकि मेरी बात हुई पूर्व सरपंच से, उन्होंने कहा अधिकांश महिलाएं अब हमारे यहाँ घूंघट नहीं निकालती, वो अपना काम खुद करती है, बाहर जाती है। अगर वो राजनीति में है तो अपनी राजनीति खुद कर रही है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है उस काम की। तो जब आपने महिलाओं को समझाया तो आपने उसके क्या समझाया आपने कि पर्दा प्रथा से या घूंघट से किस तरह के नुकसान है? नुकसान क्या बताया आपने? मैंने उन्हें यही बताया कि देखिए महिला की जो शक्ति है
वो सर्वोच्च शक्ति है। आप अपनी शक्ति को क्यों दबा कर रखना चाहते हैं? आपके अंदर बहुत हुनर है, आप उसको क्यों दबा के रखना चाहते हैं? आप खुद जानती हैं कि आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। तो ये बातचीत जब हमारी डायलॉग्स होते थे उनके साथ, तो उनको संबल मिला, उनको मिला। देखिए गांव में सरपंच ने आपको नहीं बताया, गांव में मुझे सब बुआ जी कहते हैं, तो एक अपनापन है। तो शायद उस अपनापन के तहत भी उन पे असर आया हो, ये भी बात हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली जब मैंने उनसे कहा कि 2 साल हो गए हैं, आप बताइए मुझे कि गांव में क्या बदलाव आया, तो उन्होंने एक फ़ोटो भेज दिया मुझे महिलाओं से कि सारी महिलाएं बिना घूंघट के खड़ी हैं, और आज से 2 साल पहले सब घूंघट में घर के अंदर रहती थी और आज बाहर आके काम कर रही हैं। तो अगर यही सब उनको समझाना होता है, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाना होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जो पुरुष हैं उनकी शिक्षा इस बारे में बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही किया था, क्योंकि वो कोएड है हमारा स्कूल जो है, और जो भी हमारी सभाएं होती थी उसमें पुरुष आते थे, तो मैंने उन पुरुषों को कहती थी कि आपका जिम्मा है कि आपके घर में घूंघट नहीं निकाला जाए, महिलाओं का नहीं है। जी बेहद शुक्रिया मालती जी इस पूरी बातचीत के लिए। और समाज सुधार में हम थोड़ी सी सामाजिक रूढ़ियां जो है उनको मिटाने में थोड़ी सी यहाँ भागीदारी निभा पाए तो मुझे लगता है वो काफी होगा। तो आधुनिक नारीवादी आंदोलन की हम बात करते हैं तो इस आंदोलन के मुख्य संस्थापकों में से एक मानी जाती है यूरोप की लेखिका यानी पेरिस की सिमोन द beauvoir। सिमोन कहती थी कि हम स्त्री वैसे ही जन्म लेते हैं जैसे कि कोई भी पुरुष, उनमें वे सभी क्षमताएं, इच्छाएं, गुण होती हैं जो किसी भी लड़के में। वो इच्छाएं, वो क्षमताएं, सपने पर्दे में ना रहें, दुनिया में उनकी अपनी पहचान हो। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।